जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 पर मुश्तमिल है। आज मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर 8 रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इसको अपनी तैयारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, हमारे चैप्टर नंबर 8 का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आइए अपने चैप्टर का आगाज करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, और नाम है इसका एसिड बेस एंड सॉल्ट। आइए इस चैप्टर पर आपसे बात करता हूँ। बच्चों, हमारे चैप्टर का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर ऑक्साइड, गिव देयर क्लासिफिकेशन। ऑक्साइड और उनकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात जो आपको पता होना जरूरी है वो ये है कि बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें दो एलिमेंट हों। एटम भले कितने भी हों, लेकिन एलिमेंट दो हों। मिसाल के तौर पर वाटर में तीन एलिमेंट हैं, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। सॉरी, मगर बेटा एलिमेंट दो हैं। अमोनिया में एटम चार हैं और एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन। मीथेन में एलिमेंट दो हैं मगर एटम पांच हैं, एक कार्बन चार हाइड्रोजन। बेंजीन में एटम 12 हैं, C6H6, मगर एलिमेंट दो हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड को हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड, जिनमें एलिमेंट दो हों। ठीक है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आर कॉल्ड नाइट्राइड। Binary compound of sulfur are called sulfide. Binary compound of phosphorus are called phosphide. Binary compound of carbon are called carbide. और बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड ऑक्साइड। तो बच्चों, ऑक्साइड की डेफिनेशन समझ में आ गई। ऑक्साइड की बच्चों डेफिनेशन समझ में आ गई। बताइए क्या? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड ऑक्साइड। यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड ऑक्साइड। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है। ठीक हो गया बच्चों? ऑक्साइड की तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप का नाम है बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चों, बेसिक ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड को कहते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर कॉल्ड ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड को ऑक्साइड कहते हैं। मेटल के ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है क्यों? किसी भी मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन अगर वाटर से करवाएं तो बच्चों बेस बन जाता है। तो मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड वाटर से जब रिएक्ट करता है तो नतीजतन बेस बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्साइड ऑफ मेटल आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड बिकॉज when they dissolved in water to form alkaline solution। मतलब सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालें तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करें तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पोटाशियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करें तो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है बेटा?
तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, इसलिए उनको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। जबकि नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं उन सबको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्यों कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड? क्योंकि जब उन्हें वाटर से रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनता है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करें तो कार्बोनिक एसिड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करें तो सल्फर सल्फ्यूरस एसिड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट करें तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो फास्फोरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड acidic oxide because when they dissolved in water to form acidic solution. For example, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करें तो कार्बोनिक एसिड बनता है। जबकि बच्चों कुछ मेटल ऐसे हैं, कुछ मेटल बच्चों ऐसे हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। अब एसिडिक और बेसिक जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे टिन ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एसिडिक भी हैं, ये बेसिक भी हैं। इसका मतलब हरगिज ये मत समझिएगा कि वाटर से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट तो एसिड भी बनेगा और बेस भी बनेगा, ऐसा नहीं। फिर कैसा है? इनका रिएक्शन अगर एसिड से करें तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और बेस से रिएक्शन करें तब भी सॉल्ट और वाटर बनता है। तो एसिड से जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बिहेव कर रहे हैं एज बेस, और बेस से रिएक्ट कर रहे हैं तो बिहेव कर रहे हैं एज एसिड। मिसाल के तौर पर जिंक ऑक्साइड का अगर HCl से रिएक्शन करें तो जिंक क्लोराइड बनेगा और वाटर, यानी सॉल्ट एंड वाटर। जिंक ऑक्साइड का अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करें तो सोडियम जिंकेट बनेगा और वाटर, यानी सॉल्ट एंड वाटर। और बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर HCl से रिएक्शन करें, एसिड से रिएक्शन करें, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर, यानी सॉल्ट एंड वाटर। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर NaOH से रिएक्शन करें, यानी बेस से रिएक्शन करें, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और वाटर, यानी सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों बात यह है कि सम मेटल ऑक्साइड are not soluble in water, but they possess ability to react with both acid and base. Thus, they are known as amphoteric oxide. ये देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन किया तो सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट एंड वाटर बना। एसिड से रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट और वाटर बना। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बस इतना शॉर्ट करके तैयार कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमारे चैप्टर का अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन ब्रॉनस्टेड लॉरी थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस अलोंग विद लिमिटेशन। सबसे पहली बात, ब्रॉनस्टेड और लॉरी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1923 में अपनी थ्योरी अनाउंस करी और अपनी थ्योरी का नाम रखा ब्रॉनस्टेड लॉरी थ्योरी। बच्चों अपनी थ्योरी में ये दोनों साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एसिड आर दोज स्पेशीज, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटोजेनिक होते हैं, यानी प्रोटॉन पैदा करते हैं, और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटोफिलिक होते हैं, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रोटॉन
डोनेट करने वाला एसिड और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये मामूली सी थ्योरी। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए आप। और बच्चों, स्टेटमेंट ये है कि एसिड इज अ स्पेशी which tends to donate proton, यानी प्रोटोजेनिक, वेयर एज बेस आर बेस इज a species which accept proton, यानी प्रोटोफिलिक। तो प्रोटॉन देने वाला एसिड और प्रोटॉन लेने वाला बेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल देनी है HCl प्लस वाटर। बच्चों, HCl को जब वाटर में डालेंगे तो HCl अपने आयंस में ब्रेक होगा। H पॉजिटिव आयन बनेगा, H पॉजिटिव आयन बनेगा और Cl नेगेटिव आयन बनेगा। अच्छा, ये जो H पॉजिटिव है ये प्रोटॉन है। वाटर से लोन पेयर लेकर बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब ये हुआ कि HCl ने प्रोटॉन दिया और वाटर ने प्रोटॉन लिया। तो प्रोटॉन देने वाला HCl एसिड है और प्रोटॉन लेने वाला वाटर बेस है, और नतीजतन बन गया हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा। तो प्रोटॉन का डोनर एसिड, प्रोटॉन का एक्सेप्टर बेस कहलाता है। ठीक हो गया। चलें, अब आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। बच्चों, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी दुनिया में सब्सटेंसेस हैं जिनमें, बच्चों, जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, बिकॉज दे कैन डोनेट प्रोटॉन। हाइड्रोजन अगर मौजूद होगा तो डोनेट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, HCl प्रोटॉन डोनर है, नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन डोनर है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनर है, और वाटर जिसने अभी अभी प्रोटॉन लिया था ये प्रोटॉन दे भी सकता है, यानी प्रोटॉन डोनर है। हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन डोनर है, अमोनियम आयन प्रोटॉन डोनर है। तो प्रोटॉन डोनर को हम कहते हैं लॉरी एन ब्रॉन स्टेट एसिड। बच्चों, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, ऑल सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर if they can accept proton। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये बनाता है अमोनियम आयन। वाटर प्रोटॉन का एक्सेप्टर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। OH प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाता है H2O। Cl नेगेटिव प्रोटॉन का एक्सेप्टर है और ये एक्सेप्ट करके बनाता है HCl। कार्बोनेट प्रोटॉन का एक्सेप्टर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाता है कार्बोनिक एसिड। बाईसल्फेट प्रोटॉन का एक्सेप्टर है और ये एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब ये सारे ब्रॉन स्टेट लॉरी बेसिस हैं। बच्चों, नई स्कीम, नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ब्रॉन स्टेट लॉरी थ्योरी बस आपने इतनी सी याद करनी है। ठीक है। और अगर पेपर में खुदा ना खास्ता लिमिटेशन पर बात करें तो आप भी लिमिटेशन पर बात कर लीजिएगा। और सबसे पहली बात ये कीजिएगा कि लॉरी एंड ब्रॉनस्टेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के दरमियान रिएक्शन। एसिड ऑक्साइड आपने पढ़े, बेसिक ऑक्साइड आपने पढ़े। लॉरी एंड ब्रॉनस्टेट थ्योरी इनके रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि एसिड ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड में कोई प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता।
तो सबसे पहली जो बात आपने लिमिटेशन के नाम पर बतानी है वो बच्चों ये है कि दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन बिटवीन एसिड ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। एक बात तो ये हो गई, नो ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं होता है इनमें। और आखिरी बात ये है कि इट डज नॉट क्लासिफाई एल्युमिनियम क्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड एज एसिड। बच्चों ये दोनों एसिड हैं, मगर लॉरी एंड ब्रोनस्टेड थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम क्लोराइड और बोरोन ट्राईफ्लोराइड एसिड हैं because of no proton transfer reaction although both behave as acid। तो अगर लिमिटेशन पूछें तो ठीक है, वरना इट इज मोर देन इनफ। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बात आपसे करनी है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पर करनी है बच्चों। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एन एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, यानी ऐसा एसिड जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे बाय बेस। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर H2S, H पॉजिटिव, सल्फाइड नेगेटिव। और बच्चों ये रहा अमोनिया। अब आप मुझे बताइए, अमोनिया ने अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दिया और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के नतीजे में ये बन गया अमोनियम आयन। तो प्रोटॉन दिया किसने? इसने। तो ये रहा एसिड। ठीक है। अच्छा, और प्रोटॉन देकर ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। बच्चों, प्रोटॉन लेने वाला अमोनिया यानी बेस। अच्छा, इन दोनों को देखें तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो अब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, अमोनिया वापस बन जाएगा। तो इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोटॉन का डोनर है यानी एसिड, और ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है यानी बेस। तो डेफिनेशन को अगर आप देखें तो एसिड विच इज प्रोड्यूस, इसकी बात हो रही है, एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस। ये रहा बेस। बेस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और एसिड बन गया। तो मैं इन दोनों को कहूंगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और बच्चों, H2S ने प्रोटॉन दिया और ये प्रोटॉन देकर एसिड बना और ये बेस। मैं इन दोनों को कहूंगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो बच्चों कंसीडर हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का रिएक्शन आपने देखा। H2S प्रोटॉन डोनर है यानी एसिड, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है यानी बेस। और इधर देखें तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, H2S एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। बच्चों H2S और हाइड्रोजन सल्फाइड, इनमें से हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड है, H2S एसिड है और हाइड्रोजन सल्फाइड आयन बेस है। इन दोनों को कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जबकि अमोनिया बेस है और अमोनियम एसिड है, इन दोनों को कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है बच्चों, मौजूदा पैटर्न के अकॉर्डिंग इट इज इनफ, मोर देन इनफ। आप इसको इतना ही याद कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आइए बात करेंगे लुविस थ्योरी पर।
गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने ये थ्योरी 1923 में दी थी और कहा था। और एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया। और बच्चों वो कॉन्सेप्ट ये था कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर हो, यानी इलेक्ट्रोफिलिक। और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर हो, यानी न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर लुईस बेस कहलाता है। तो आप अगर थ्योरी पर बात करें तो बच्चों थ्योरी ये कहती है कि एसिड इज अ स्पेशी दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और वेयर एज बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड का रिएक्शन करें तो अमोनिया के नाइट्रोजन में लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है और बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरोन को देकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी बोरोन अमाइन ट्राईफ्लोराइड बना लेगा। ठीक है, थ्योरी मुकम्मल हो गई, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। लुईस एसिड इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक reagent while Lewis base is known as nucleophilic reagent। बहुत मामूली सी बात है। H पॉजिटिव आइन इज एन एसिड। बच्चों H पॉजिटिव आइन एसिड है क्योंकि जब भी रिएक्शन होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। OH नेगेटिव आइन बेस है क्योंकि जब भी रिएक्शन करेगा ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा। लुईस indicate the sharing of electron pair between donor and acceptor। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की इंडिकेशन लुईस ने दी क्योंकि लुईस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है एक और लेता है दूसरा और बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों बताया ये जा रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लुईस ने इंडिकेट किया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में। कंपाउंड और कैटाइन विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो तमाम कंपाउंड या कैटाइन जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो बिहेव करते हैं एज लुईस एसिड, सच एज एल्युमिनियम क्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। और इसी को उल्टा कर दीजिए, कंपाउंड और एनाइन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेव एज लुईस बेस सच एज अमोनिया, PH3 यानी फॉस्फीन, वाटर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर हैं यानी ये बेस है। और बच्चों आखिरी पॉइंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ऑन रिएक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों ये जो एक्सप्लेनेशन के 6 पॉइंट हैं इनमें से कोई से भी 4 अगर आप उठा लें इतना, तो मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन को छोड़कर, क्योंकि शॉर्ट में इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, इंट्रोडक्शन को छोड़कर इट इज मोर देन इनफ। और अगर गुंजाइश हो ये 2 पॉइंट लिखने की तो इन्हें भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलें अगली बात करते हैं। बच्चों अगली जो बात करनी है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू हाइड्रोलिसिस। ये बात आपकी नॉलेज में होगी, नहीं है तो मैं बता देता हूं। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब लूजनिंग। अगर किसी भी कंपाउंड का या आयन का वाटर से रिएक्शन करवाएं और वो कंपाउंड ब्रेक हो जाए तो कहते हैं हाइड्रोलिसिस हो गई। मगर हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन एसिड और बेस की रिस्पेक्ट से अगर की जाए तो आप इस तरह करेंगे कि रिएक्शन ऑफ कैटाइन और एनाइन और बोथ ऑफ सॉल्ट with water so as to change its pH।
सॉल्ट के कैटाइन का, सॉल्ट के एनाइन का, या दोनों का, अगर वाटर से रिएक्शन हो और अगर वाटर की पीएच चेंज हो जाए, यानी 7 से नीचे आ जाए या 7 के ऊपर चली जाए, तो हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस हो गई। तो बात शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, रिएक्शन ऑफ कैटाइन और एनाइन, रिएक्शन ऑफ कैटाइन और एनाइन और बोथ ऑफ सॉल्ट with water to produce hydrogen ion or hydroxyl ion, and change in pH of solution is known as hydrolysis। अब बच्चों एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना है और आपने बताना है इफ वन ऑफ द आइन रिएक्ट विद वाटर द solution become acidic or alkaline। मिसाल के तौर पर बच्चों, मिसाल के तौर पर ये एक कैटाइन है। अगर आपने कैटाइन का वाटर से रिएक्शन किया तो ये बन गया कैटायोनिक हाइड्रोक्साइड और H पॉजिटिव आइन हो गए प्रोड्यूस। यानी वाटर से कैटाइन ने रिएक्शन किया और H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस हो गए। मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। मतलब ये हुआ कि पीएच 7 से कम हो गई। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुन लीजिए। अमोनियम क्लोराइड का वाटर से रिएक्शन किया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सब जानते हैं कि HCl दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है ना। तो बताइए, इन दोनों में डोमिनेटिंग H पॉजिटिव आइन करेंगे, यानी HCl डोमिनेटिंग होगा, यानी पीएच नीचे आ जाएगी, यानी हम कहेंगे कि हाइड्रोलिसिस हो गई। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों, अगर कोई एनाइन हो और उसका वाटर से रिएक्शन करूं तो एनाइन क्या करेगा, वाटर के H पॉजिटिव को ले लेगा और बन जाएगा HB या BH, एक ही बात है। और OH नेगेटिव रिलीज हो गए, यानी सोल्यूशन बेसिक हो गया, यानी OH नेगेटिव आइन डोमिनेटिंग हो गए। अब आप इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लीजिए। सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो जाहिर है डोमिनेट कौन करेगा, बेस करेगा। तो OH नेगेटिव आइन ज्यादा होंगे, इसका मतलब पीएच अबव 7 हो जाएगी, मतलब हाइड्रोलिसिस हो गई। और आखिरी बात, हाइड्रोलिसिस डज नॉट अकर इफ इट डज नॉट चेंज द पीएच ऑफ वाटर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाटर की पीएच चेंज नहीं होती। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिए देता हूं। बच्चों, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दिए देता हूं। और एग्जाम्पल ये है कि सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर में डाला तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन दोनों में से डोमिनेटिंग कोई भी नहीं होगा, है ना बेटा। यानी पीएच चेंज नहीं होगी। तो पीएच अगर चेंज ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोलिसिस अकर ही नहीं हुई, हाइड्रोलिसिस हुई ही नहीं। तो नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों, इट इज मोर देन एनफ। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। और अगला पार्ट हमारा विद द हेल्प ऑफ
परसेंटेज आयोनाइजेशन एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। आपको ये बात जरूर पता होगी कि एसिड वाटर में जाकर आयोनाइज होते हैं और बेस भी। अगर आयोनाइजेशन ज्यादा हो तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर आयोनाइजेशन कम हो तो हम कहते हैं वीक एसिड वीक बेस। अब इस आयोनाइजेशन का फैसला परसेंटेज की बेस पर होगा। वो कैसे? अगर परसेंटेज ज्यादा निकली तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, परसेंटेज कम निकली तो वीक एसिड वीक बेस। तो करते ये हैं, जो मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं उनको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आयोनाइजेशन परसेंटेज में आ जाती है। अगर ये परसेंटेज हाई हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर ये परसेंटेज कम हो तो वीक एसिड वीक बेस। अब आइए इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये, आपने हेडिंग बनाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब आप जल्दी से मुझे चंद जुमले पढ़ के सुनाइए। The relative strength of acid and base can be measured by their degree of ionization। मतलब एसिड और बेस की ताकत का अंदाजा उसकी आयोनाइजेशन की डिग्री से लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, रेशो बिटवीन नंबर ऑफ आयोनाइज मॉलिक्यूल टू द टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व मॉलिक्यूल। बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू आइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100। इसको कहते हैं परसेंटेज आयोनाइजेशन, अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इसकी वैल्यू कम हो तो वीक एसिड वीक बेस। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन ionization of H positive and OH negative ion respectively. The acid and base behave The acid and base having high percentage ionization are strong, while those having a small value are weak acid। और बच्चों, बात को दी एंड कर दीजिए। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ HCl and NaOH is 90 to 95%, hence they are strong acid strong base। Percentage association of acetic acid and ammonium hydroxide is 1.4, hence they are weak acid weak base। बच्चों, अगर अगर पेपर अगर जो स्पेस आपको अवेलेबल हो, अगर उसमें ये सब कुछ आ रहा हो तो यही काफी है। और अगर ये मामूली सी बात लिखने की गुंजाइश हो तो इसको लिख दीजिएगा। अपने बुक और अपने नोट्स को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, आपने इतना ही लिखना है, ठीक है। और बात करूंगा मैं आपसे, विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड पीएच वैल्यू एक्सप्लेन द पावर ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों, मिसाल के तौर पर, आपने आपने एक एसिड लिया, आपने बच्चों एक एसिड लिया और मिसाल के तौर पर आपने एक एसिड लिया। एसिड इज प्रोटॉन डोनर। इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड इन वाटर। आप अगर रियलाइज करें, ये बच्चों एसिड है और ये वाटर। एसिड को वाटर में डाला तो बताइए क्या हुआ? बच्चों, एसिड का जो H पॉजिटिव है वो वाटर से मिलकर बन गया हाइड्रोनियम आयन, और बाकी बचा A नेगेटिव। अब आप अगर इसकी
इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में के सी नहीं बल्कि के ए लिखेंगे, क्योंकि एसिड है। और आप जानते हो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि वाटर क्यों नहीं लिखा? वाटर मेरा बेटा मीडियम है जो एसिड को आयोनाइज कर रहा है। इसकी मिकदार कम या ज्यादा होने से आयोनाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर के ए की वैल्यू ज्यादा है तो एसिड स्ट्रांग है, और अगर कम है तो एसिड वीक है। इसी तरह प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं कौन? बेस। तो अगर मैं एक बेस लूं और बेस का वाटर से रिएक्शन करूं तो बताइए इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होगी? बच्चों, ये होगी। अगर आयन अगर केबी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब आयन ज्यादा है, तो बेस स्ट्रांग है। और अगर केबी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब न्यूमरेटर में जो आयन है वो कम है, मतलब केबी की वैल्यू कम होगी, तो बेस वीक होगा। If the value of dissociation constant is large, acid or base will be strong. If the value of dissociation constant is small, acid or base will be weak. तो आपसे कह रहे हैं बच्चों, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड और पीएच की बेस पर आपने एक्सप्लेन करना है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को। और आखिरी जो बात आपसे करनी है वो बच्चों ये करनी है, अगर पीएच 7 है, अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल 7 से जितना कम होगी उतना एसिडिक होगा, 7 के जितना करीब होगी उतना कम एसिडिक होगा, 7 के जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अंदाजा हम पीएच की वैल्यू को देखकर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन टर्म ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, एसिड with low pH value are strong. Base with high pH value are strong. Weak acid have pH value less than or nearer to 7, and base have pH value greater than but nearer to 7. For example, HCl की pH बच्चों 1 होती है, NaOH की pH 13 होती है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने इतना ही याद करना है, ठीक है? ये डेफिनेशन मैंने आपको कहा था, क्लास में कहा था कि इसको अलहदा से याद कर लीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग में ये आ सकती है, ठीक है? और ये टेबल आपके एमसीक्यूज के लिए है। ये टेबल बेटा एमसीक्यूज के लिए है, इन पर थोड़ा सा टाइम इनको जरूर दीजिएगा, ठीक है? और आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, चैप्टर 8 को स्टॉप कर रहा हूं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको ये चैप्टर पूरा करके दे दूंगा। तो जितना मैंने आपको दिखाया है आप सिर्फ इतना ही याद करेंगे, ठीक है? अपना अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत से भी ज्यादा ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह आपका भी ख्याल रखे, ठीक है? अल्लाह हाफिज।